जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हमारा हिंदी का जीडी का प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट हम कर चुके थे और जो आज है, आज वो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है हिंदी के लिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने अपने पहले प्रैक्टिस सेट को सोल्व किया था। ऐसे ही आज भी प्रीवियस ईयर के ही कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं और दूसरा प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर देखें कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, क्या आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं। तो ये है आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आगत का विलोम शब्द क्या है? आगत शब्द है, उसका विलोम शब्द हमें बताना है कि क्या होगा। अनागत होगा, विगत होगा, स्वागत होगा या फिर विरत होगा। तो आगत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत का विलोम शब्द अनागत होगा। क्या होगा? आगत का विलोम शब्द अनागत होगा। बाकी तीन ऑप्शन गलत दिए गए हैं। और स्वागत का मतलब किसी की खुशी के लिए जिसका आप स्वागत करते हैं वो हो जाएगा, यानी कि इसका पर्यायवाची देखें तो प्रिय हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और अगर इसी के विलोम की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अप्रिय, अस्वागत, ये सब इसके विलोम हो जाएंगे। तो आगत का तो विलोम शब्द जो होगा वो अनागत होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। घोड़े बेच का सोना, घोड़े बेच का सोना, घोड़े बेच का सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब सोना, नींद ना आना, जिम्मेदारी कम होना या बेफिक्र सोना। बताएंगे सभी घोड़े बेचकर सोना का मुहावरा क्या होगा। तो बिल्कुल घोड़े बेचकर सोना जो होता है, घोड़े बेचकर सोना बेफिक्र हो जाना। जैसे इसका मुहावरा उपयोग करें तो जब माता पिता अपने बच्चों की शादी कर देते हैं तो कहा जाता है कि माता पिता घोड़े बेचकर सो गए, यानी कि अब वो बेफिक्र हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर दी गई है। और ऐसे ही जैसे फाइनल में अगर हम कोई मैच जीत जाते हैं तो एक वो भी खुशी होती है, तब हम कहते हैं कि घोड़े बेचकर सोना अर्थात आनंदित होना। तो घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होकर सोना। अगले प्रश्न के देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो पहले कभी नहीं हुआ हो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? अभूतपूर्व, स्थायी, दुर्गम या फिर सर्वज्ञ। क्या यूज करेंगे? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए हम एक शब्द जो यूज करते हैं वो होता है हमारा अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए हम अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। स्थायी, जो एक ही स्थान पर बना रहता है वो हमारा स्थायी होता है। और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जिसको ज्यादा ज्ञान होता है, जिसको ज्यादा ज्ञान होता है वो सर्वज्ञ होता है। तो ज्यादा, तो ज्यादा ज्ञान हो। उस सर्वज्ञ के विलोम शब्द की बात करें तो होता है अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है और अल्पज्ञ होता है जिसको कम ज्ञान हो। अल्पज्ञ अर्थात जिसको कम ज्ञान हो। तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द तो होता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जिसको कम ज्ञान हो और सर्वज्ञ जिसको ज्यादा ज्ञान हो। क्लियर है? आगे देखते हैं। पत्थर, पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा? पत्थर है, पत्थर का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है कि पत्थर का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धरा, कुंजर, पाषाण या फिर मनोज। बताएंगे सभी दोस्त कि पत्थर का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा? पत्थर शब्द है तो पत्थर का जो समानार्थी होता है वो पाषाण होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पत्थर के और अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो एक होता है उपल, उपल पाषाण हो गया, पत्थर हो गया। और पत्थर का एक समानार्थी क्या होता है? उपल भी होता है। ठीक है, और एक होता है पाहन। एक शब्द होता है पत्थर, पाषाण,
उपल और पाहन ये हमारे पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। धरा, धरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी। धरा, धरा पृथ्वी, धरा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। और अवनी, अवनी भी इसका पर्यायवाची शब्द है। भू, भूमि, भू भूमि और मंदिनी, ये सभी हमारे धरा के पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से धरा के? पृथ्वी हो गया, अवनी हो गया, भू भूमि और मंदिनी, सभी हमारे धरा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद कुंज, कुंज शब्द की बात करें, इसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे? तो कुंज शब्द के जो पर्यायवाची होंगे, हाथी, गज, हस्ती, वल्नी, ये सभी हमारे कुंजर के पर्यायवाची शब्द होंगे। हाथी, गज, हस्ती और वरिन किसके पर्यायवाची हैं? कुंजर के पर्यायवाची होंगे। और जो अंतिम शब्द है मनोज, तो मनोज का कामदेव, कामदेव, मदन, आत्मभू, आत्मभू, और एक है इसका मन, चलो, तो ये सब हमारे मनोज के पर्यायवाची होंगे। कौन से? कामदेव, मदन और आत्मभू। मनोज के रतिपति, रतिपति भी मनोज का ही पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? ये सब भी पर्यायवाची शब्द आप जरूर नोट कर लें कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? कौन सा शब्द है इनमें से जो शुद्ध लिखा गया है, यानी कि शुद्ध वर्तनी, जो आपसे एक क्वेश्चन होता है वो पूछा गया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उनमें से एक सही होता है। इसमें शुद्ध पूछा गया है, कई बार वो अशुद्ध शब्द भी पूछ लेता है, तो आपको एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। यहाँ पे हमारा शुद्ध शब्द पूछा गया है कि इन चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उन्नति की बात की गई है। उन्नति को आप ऐसे लिखेंगे तो ये तो गलत लिखा गया है, क्योंकि ई की मात्रा इधर नहीं आएगी। उसके बाद ये भी इधर ही मात्रा है और ये भी इधर मात्रा, तो 3 ऑप्शन हमारे गलत है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। उन्नति को जो हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ शब्द है जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो वो शब्द कौन से हैं? आशीर्वाद हो गया, जैसे क्या है? आशीर्वाद शब्द जो है उसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है। आशीर्वाद शब्द को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एक उज्जवल, उज्जवल शब्द को, उज्जवल शब्द की शुद्ध वर्तनी जो होती है वो ये होती है। एक है कीर्ति, कीर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी भी ये होती है। और एक वाल्मीकि, ये आपके 4 शब्द हैं। एग्जामिनर कई बार इनसे भी पूछ लेता है, सभी पूछे गए हैं और एग्जामिनर बार बार इनसे क्वेश्चन पूछता है और बच्चा जो है वो इन्हें गलत करके आता है। तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी ये है। उज्जवल को हम ऐसे लिखेंगे, कीर्ति की ये है, और वाल्मीकि, वाल्मीकि की शुद्ध वर्तनी ये है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है तो वो ये है। और उन्नति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्नति, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सत्य बोलने वाले का, सत्य बोलने वाले का सभी करते हैं। जो भी व्यक्ति सत्य बोलते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि उसका हम सभी क्या करते हैं? अपमान, अपमान तो करेंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो क्या आप उसका अपमान करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। ईमान, ईमान से तो ये कुछ इसका संबंध ही नहीं होता है, तो ईमान बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद गुमनाम, गुमनाम वो होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत होता है। उसके बाद जो हमारा एक बचता है सम्मान,
और बिल्कुल सत्य बात है कि जो सत्य बोलने वाले सभी व्यक्ति होते हैं उनका हम सम्मान ही करते हैं, हम उनका अपमान नहीं करेंगे। ईमान तो कोई मीनिंग ही नहीं है, और गुमनाम जिसका कोई नाम ना हो। तो सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं, क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि बतानी है आपको, किस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो देखते हैं, भारत में पेट्रोल की कीमत तेजी से चढ़ रही है। तो आपको बताना है कि इसके कौन से पार्ट में त्रुटि दी गई है, कौन सा पार्ट है जो गलत है। भारत में पेट्रोल बिल्कुल सही है, कि कीमत तेजी से, यहाँ तक सेंटेंस वाक्य जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब चढ़ रही है, तो क्या पेट्रोल की कीमत कभी चढ़ती है? नहीं, पेट्रोल की कीमत, भारत की जनसंख्या, हमेशा ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ ये बढ़ती है। चढ़ रही गलत है, क्या होगा, बढ़ रही है। क्या है, बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, ना कि चढ़ रही है। तो त्रुटि किस भाग में है? पार्ट डी में जो है वो हमारे त्रुटि दी गई है। त्रुटि क्या थी? चढ़ रही है, चढ़ रही नहीं होगा, बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल, भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, ना कि चढ़ रही है। ऐसे ही कभी जनसंख्या पूछ ले कि भारत की जनसंख्या चढ़ रही है, तो चढ़ रही नहीं होगा, बढ़ रही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खाली स्थान में उचित शब्द लिखिए। तो खाली स्थान है, उसमें हमें उचित शब्द बताना है, क्या होगा? उसका गाना सब खुश हो गए, उसका गाना सब खुश हो गए। तो जब उसने गाना गाया होगा, सोकर तो नहीं गाया होगा, देखकर भी नहीं गाया होगा, और लिखकर भी नहीं गाया होगा, तो उसका गाना सुनकर, उसका गाना सुनकर सभी खुश हो गए, उसका गाना सुनकर सभी खुश हो गए। हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा? कौन सा शब्द है जो शुद्ध होगा? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और सांसारिक, तो सांसारिक शब्द की आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी गई है कि इनमें से कौन सा वो शब्द होगा जो सांसारिक है और बिल्कुल सही लिखा गया है। तो सांसारिक ऑप्शन सी, यानी कि जो सांसारिक है उसको ऐसे लिखा जाता है। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो हमारे बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, सांसारिक की शुद्ध वर्तनी क्या है? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगी। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जिनकी एग्जामिनर बार बार पूछता है शुद्ध वर्तनी, जैसे भीष्म हो गया। क्या है? भीष्म। आविष्कार, 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 भीष्म और अनुभूति। इनमें सिर्फ आपको मात्राओं में गलती करते हैं कई बार, तो इसीलिए एग्जामिनर इन्हीं को पूछता है बार बार। कोई अपने पास से वो नया शब्द नहीं जोड़ता है, इन्हीं को आपसे बार बार रिवीजन में पूछता है। लेकिन इन्हीं को भी हम कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि वो अभी देखिए आपको यहाँ पे भी चारों ही बिल्कुल, चारों का मीनिंग क्या आ रहा है? सांसारिक ही आ रहा है, लेकिन एक ही शब्द शुद्ध है, कौन सा है? सी शुद्ध है। वैसे ही आपसे और भी पूछ लेता है। तो भीष्म की शुद्ध वर्तनी ये होती है, आविष्कार को ऐसे लिखा जाता है और अनुभूति ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक वो शब्द है उपयुक्त, उपयुक्त को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो रोहन पुस्तक ने पढ़कर घर गया। तो अब ऐसा, इसमें से कौन सा शब्द है जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे? रोहन पुस्तक में पढ़कर घर गया, तो पुस्तक में तो वो पढ़ेगा नहीं, पुस्तक में तो वो पढ़ेगा नहीं और उसके बाद पढ़ के घर जाएगा, तो में तो बिल्कुल गलत हो गया। पुस्तक से पढ़कर घर गया, पुस्तक से पढ़कर घर गया, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बैठा है, से वो नहीं जाएगा। उसके बाद द्वारा, रोहन पुस्तक द्वारा पढ़कर घर गया, ये भी बिल्कुल जो हमारा वाक्य की दृष्टि से
कर रहे हैं तो वो गलत बैठ रहा है। उसके बाद अंतिम बचता है बी ऑप्शन, आप रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया, और ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि रोहन ने पुस्तक को पढ़कर, सॉरी रोहन पुस्तक पढ़कर, रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया है। रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया है, पुस्तक को आएगा, पुस्तक को पढ़कर वो घर गया है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे, में नहीं आएगा, से भी गलत होगा और द्वारा भी गलत होगा। तो रोहन पुस्तक को पढ़कर घर गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकल का दुश्मन होना, अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकल का दुश्मन होना, क्रोधी होना, मूर्ख होना, या बुद्धिमान होना, या फिर ज्ञानी होना। तो अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन का मुहावरा बताना है तो अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना, अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना। कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि बस दूसरों के मामले में टांगे बिना मतलब कि अपने राय कायम करने वाले, तो वही होते हैं अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें आपको उचित शब्द का प्रयोग करना है। मैंने उसे रिक्त स्थान और पर वह नहीं माना, मैंने उसे क्या किया पर वह नहीं माना, तो उसे फुसलाया था क्या? मैंने उसे फुसलाया होगा? नहीं। रचना और वाक्य की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि फुसलाया वाक्य को शुद्ध नहीं कर रहा है। उसके बाद बहलाया भी नहीं है, जो वाक्य और रचना की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। नहलाया का तो बिल्कुल ही कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि नहलाने पर वह तो तब भी नहीं मानेगा। उसके बाद मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना, अर्थात समझाया उसे लेकिन वह नहीं माना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है? मतलब आपको ईर्ष्या शब्द दिया गया है और उसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है कि इनमें से कौन सी ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी है। तो बताएंगे सभी, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। सभी दोस्त कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जो ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी होती है वो ए होती है। ईर्ष्या को हम ऐसे ही लिखते हैं, ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी हमारी ये होगी। ठीक है, एक शब्द है तृष्णा, तृष्णा को ऐसे लिखा जाता है और उसके बाद उरिन, उरिन भी एक शब्द है जो कि ऐसा लिखा है। तो आपको तृष्णा और उरिन की भी वर्तनी याद रखनी है। तृष्णा को ऐसे लिखा जाता है और उरिन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और बाकी हमारी जो ईर्ष्या की वर्तनी थी वो ये थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो परिश्रमी व्यक्ति समय रेखांकित पार्ट जो है वो भ्रष्ट है, और तो परिश्रमी व्यक्ति समय भ्रष्ट नहीं करते, भ्रष्ट। तो परिश्रमी व्यक्ति तो हम सभी हैं क्योंकि सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि बहुत एक हार्ड वर्क है लेकिन बहुत मजेदार भी है क्योंकि पढ़ना सबसे इजी वर्क होता है, सबसे अच्छा वर्क होता है। तो परिश्रमी व्यक्ति समय भ्रष्ट नहीं करते तो क्या होगा? कष्ट, कष्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं। परिश्रमी व्यक्ति समय कष्ट नहीं करते, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे कष्ट कभी नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद तटस्थ भी ऐसे ही शब्द है और स्पष्ट का भी कोई मीनिंग नहीं बैठा है। तो परिश्रमी व्यक्ति अपना समय नष्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं वो अपना समय नष्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं और एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेते हैं। जैसे आप सभी जो भी 2024 जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत, पूरी अपना समय बिना नष्ट किए हुए अपनी सिर्फ मेहनत से अपने एग्जाम में लगे हुए हैं, तो वो अपना मुकाम एक दिन हासिल कर ही लेंगे। वैसे ही यही है, परिश्रमी व्यक्ति समय नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसान, ये सॉरी शब्द गलत हो गया थोड़ा, किसान,
तो ये किसान है। किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आपको किसान का पर्यायवाची शब्द बताना है, इनमें से कौन सा होगा? पानी होगा, भास्कर होगा, सारंग होगा या फिर कृषक होगा? क्या होगा किसान का पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द? कृषक। कृषक जो होगा वो किसान का पर्यायवाची शब्द होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की बात अगर हम करें, भूमिपुत्र, भूमिपुत्र, हलधर, भूमिपुत्र, हलधर। और क्या हो गए इनके पर्यायवाची शब्द? एक होता है खेती, खेतीहर, और अन तो किसान का जो पर्यायवाची होगा कृषिक होगा, भूमिपुत्र होगा, हलधर होगा, खेतीहर होगा और अन्नदाता है। ये अन्नदाता, अन्नदाता, ये सभी हमारे किसान के पर्यायवाची होते हैं। कौन से? भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर और अन्नदाता। उसके बाद भास्कर की बात करें, भास्कर के पर्यायवाची शब्द होते हैं सूर्य, सूर्य भास्कर का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद दिनाकर, दिनाकर और दिवाकर, दिनाकर और दिवाकर दोनों ही पर्यायवाची हैं। उसके बाद अशुरात्रि, अशुरात्रि भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। सूरज भगत, सूरज भगत भी भास्कर का ही पर्यायवाची शब्द है। और सारंग, सारंग शब्द की बात करें, सारंग के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? तो वनराज का पर्यायवाची शब्द होगा। और उसके बाद मृगराज, मृगराज, सिंह, सिंह भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। और पंचमुखी, पंचमुखी, पंचमुखी इसी के पर्यायवाची शब्द होंगे। क्लियर है? और इसका एक मृगेंद्र भी होता है, केंद्र। ये सभी हमारे सारंग के पर्यायवाची होते हैं। वनराज, मृगराज, सिंह, पंचमुखी और मृगेंद्र, ये सभी हमारे सारंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो किसान का पर्यायवाची शब्द बताना था हमें, कृषक हो गया, भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर और अन्नदाता, ये सभी किसान के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले 5 प्रश्न जो होंगे वो हमारे गद्यांश पर आधारित होंगे। और गद्यांश को सोल्व करने का आप सभी एक ही तरीका होता है, उसे अच्छे से एक ही बार में रीड कर लेना। और जो बीच में कुछ लाइनें वो ऐसी बोलता है तो हमें अपना, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, लेकिन वो हमें अपने माइंड में ही हेडलाइन कर लेनी होती है कि हाँ उस लाइन में कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये है आज क्या। अब जो हमारे अगले 5 प्रश्न होंगे वो हमारे पद्यांश से होंगे। ठीक है, तो पहले पद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम वो 5 प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं आज का पद्यांश क्या हमें सिखाता है। देखिए पद्यांश भी ना हमें बहुत कुछ सिखाता है, हर पद्यांश में कुछ ना कुछ छिपा होता है और शायद इसीलिए पद्यांश दिया जाता है ताकि हम उससे कुछ सीखें। तो आज का पद्यांश देखते हैं कि आज के पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है। तो पहले विद्यार्थी शब्द जोड़ा गया है, अर्थात विद्यार्थी से तो रिलेटेड है, यानी कि हम स्टूडेंट की ही बात की जा रही है। देखते हैं तो, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। ठीक है, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता
और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के असफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है और समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है। तो ये विद्यार्थी के बारे में उसे समझाया गया है, कुछ के बारे में ये पूरा पद्यांश आधारित है। अब इसके प्रश्न देखते हैं कि वो क्या होंगे। तो ये है इसका पहला प्रश्न, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये तो आप खुद भी जानते हैं, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? समय की दुहाई देना। क्या आप बार बार समय को कोसते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं था, सुबह से मैं उठा तो मैंने ये कार्य किया, लेकिन हाँ मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था? तो क्या आप लोग समय की दुहाई देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि एक सच्चा विद्यार्थी जो होता है ना, उसे अपना डेली का रूटीन पता होता है कि उसे किस टाइम क्या करना होता है। तो पढ़ाई के लिए निश्चित तौर पर ही अपना समय जरूर निकालता है। तो जो एक विद्यार्थी होता है और उसे सफल होना है तो वो समय की दुहाई तो देखो बिल्कुल भी नहीं देगा। उसके बाद देखते हैं समय पर काम करना। नहीं, समय पर काम करना भी हर चीज का एक अच्छे विद्यार्थी की उसमें नहीं होता है, क्योंकि समय पर काम कर लिया लेकिन सही तरीके से भी तो होना चाहिए ना वो काम। तो सी भी बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद दृढ़ विश्वास बनाए रखना। केवल विश्वास बनाने से देखिए कुछ नहीं होता है, विश्वास पे कायम होना पड़ता है। विश्वास पे कायम उस कार्य को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी एक बिल्कुल फ्रेश माइंड से करके उसे दृढ़ निश्चय हम बना सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें गलत होगा। तो समय की कीमत समझना। सबसे बड़ी बात क्या होती है एक विद्यार्थी के लिए? समय की कीमत को समझना। अगर विद्यार्थी ने समय की कीमत को समझ लिया तो वो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेगा। तो इसमें क्या होगा? समय की कीमत को समझना। पद्यांश में भी देख लेते हैं एक बार। समय की कीमत को समझना जो बिल्कुल ठीक होगा। फिर देखते हैं दिनचर्या कीमत। समय की कीमत को समझ नहीं है, सही उपयोग। देखिए ना, जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसका कोई भी काम करना असंभव नहीं है। अर्थात उसे सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है कि उसे सफलता मिलनी ही मिलनी है, अगर उसने अपना कार्य बिल्कुल समय की कीमत को समझते हुए किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी कमी, समय की कमी के कारण क्या छिपाते हैं? तो क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता और आलस्य, अपना निठल्लापन, अपनी विभिन्न कमियां, अपना बातूनीपन। वैसे ये सभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक जो लेजी स्टूडेंट होता है ना, उसके अंदर ना ये सभी क्वालिटी आपको बहुत इजीली मिलेंगी। जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली जब हम स्कूल में होमवर्क नहीं होता है तो एक ही बहाना बनाते हैं कि सर होमवर्क तो हो गया था लेकिन कॉपी घर रह गई, या फिर सर कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया। तो ये सभी निठल्लापन, कमियां निकालना, ये सभी एक समय का सदुपयोग है। लेकिन इसमें हमें कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं देखते हैं अपने पद्यांश में, क्योंकि हमें पद्यांश को देखकर सोल्व करना है। हम अपने माइंडेड यूज करना है, लेकिन पद्यांश क्या बोल रहा है वो भी देखना है। देखते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या छिपाते हैं? अपना निठल्लापन तो नहीं, देखिए अपनी अकर्मण्यता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। मतलब जो ये कुछ लोग होते हैं जो समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। यानी कि जो उनके अंदर आलस्य है वो समय को तो दोष देंगे लेकिन अपना दोष नहीं देखेंगे, तो वो उससे क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छिपाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। दुनिया में सफलता व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया में अभी तक जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं तो उनकी सफलता का जो रहस्य रहा है वो क्या रहा है? सबसे पहले तो एक ही
उन्होंने हार्ड वर्क अपनी लाइफ में अनलिमिटेड किया है, तभी वो सफल रहे हैं। ये तो सभी को करना होता है। इसमें देखते हैं तो समय का पालन करना, क्या उन्होंने सभी ने समय का पालन किया है। उसके बाद समय का प्रयोग, समय का प्रयोग, समय की कीमत या फिर समय का सदुपयोग। ये तो देखिए आप खुद सोच सकते हैं कि जो भी महान व्यक्ति रहे हैं या जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, या आपको भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसका केवल एक मात्र रास्ता क्या है, समय का सदुपयोग। समय की कीमत से उसका कोई लेना देना नहीं है। समय का पालन तो कोई, समय का पालन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस समय का प्रयोग, समय का प्रयोग ठीक है, लेकिन समय का सदुपयोग ज्यादा बेटर होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि समय का सदुपयोग जो होगा वो हमें सफलता तक लेके जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है, मतलब ऐसी कौन सी वो स्थिति होती है जब आप मेहनत भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो फलप्रद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समय ना आने पर, यानी कि समय ना आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, या समय अधिक होने पर। वो स्थिति कौन सी होगी जब आपने पूरी मेहनत करी है लेकिन जब वो समय निकल चुका है आपके हाथ से। मान लीजिए आप अभी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत अभी नहीं करोगे, आप सोचोगे क्योंकि 2025 का भी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया कि मैं उसमें अच्छी रैंक लेके आऊंगा, उसको क्लियर करूंगा, इसको नहीं करूंगा, तो दोस्त आप इसके चक्कर में उसको भी छोड़ दोगे। आप दोनों में से कोई सा भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो समय आपके हाथ से निकल चुका है। तो वो यही पूछ रहा है कि समय बीत जाने पर, अगर एक बार समय बीत जाता है ना तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो फल भी तभी प्राप्त होता है जब आप समय के अनुसार चलते हैं। ठीक है, और ये है आज का अंतिम प्रश्न कि अकर्मण्यता शब्द में मूल शब्द उपसर्ग अलग करके लिखिए। अच्छा, उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो जो नया बच्चा होगा उसे तो पता नहीं होगा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कोई भी अगर हमें शब्द दिया होता है और उसके शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण एक शब्द है, यह केवल एक शब्द है। अब हमने इसमें एक उपसर्ग जोड़ दिया, अति। अगर हम इसमें अति जोड़ देते हैं तो क्या होगा, एक शब्द था महत्वपूर्ण, उसमें हमने अति जोड़ दिया तो मतलब कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है। महत्वपूर्ण था यानी कि कार्य जरूरी है, अब अति महत्वपूर्ण हो गया तो कार्य और जरूरी हो गया। यानी कि एक शब्द जुड़ा अति, और उस अति शब्द ने इसके अर्थ को बिल्कुल पूरी तरह बदल दिया। तो ये जो शुरुआत में जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शुरुआत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और इसी के एक विपरीत होता है प्रत्यय। प्रत्यय भी एक शब्द होता है, ये हिंदी, जो हमारा हिंदी सिलेबस होता है उसका एक पार्ट होता है उपसर्ग और प्रत्यय। और यूपी पुलिस वगैरह में, यूपी SSC वीडियो एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय जो होता है, उपसर्ग होगा तो शुरुआत में जुड़ेगा, लेकिन अगर प्रत्यय होगा तो वो अंत में जुड़ेगा। जैसे मिठाई, कोई शब्द था मीठा, उसमें हमने ई को जोड़ दिया तो क्या बन गया, मिठाई। एक शब्द था मीठा, मीठा में हमने एक प्रत्यय जोड़ा ई, तो वो क्या बन गया, मिठाई। उसने उसके अर्थ को ही पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये अंतर होता है उपसर्ग जो शुरुआत में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। यहाँ पे हमें उपसर्ग पूछा गया है अकर्मण्यता का। अकर्मण्यता का उपसर्ग हमें बताना था कि वो क्या होगा, तो अब तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो शब्द होते हैं वो उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द इसका उपसर्ग बनेगा वो हमारा ए और प्लस कर्मण्यता का उपसर्ग जो संधि विच्छेद होगा वो ए प्लस अकर्मण्यता बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग जो है मतलब बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा जीडी का प्रैक्टिस सेट 2। हमने 20 प्रश्न किए, बहुत ही शानदार प्रश्न थे।
हमें मजा आया। उम्मीद है आपने भी, आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। और आप लोग एक बार अपना स्कोर जरूर शेयर करें, आप देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, अच्छा स्कोर जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो बिल्कुल रोज प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा हिंदी को टाइम दीजिए, स्कोर बहुत अच्छा होगा। और जिस दिन एग्जाम आप दे के आएंगे 20 में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल आप हवा में उड़ा के आएंगे, ये आपका, हमारा और आपका एकदम बिल्कुल पक्का वाला वादा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ज़रूर स्कोर देके कमेंट बॉक्स में बताएं आज का स्कोर आपका क्या रहा। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।